हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ। आज का यही हमारा नारा है। तो चलिए बच्चों, जैसे हम कंटिन्यूटी में अपना टॉपिक करते आ रहे हैं, काफी टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तो आज की श्रृंखला में हमारा टॉपिक है ताल। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे तालों का अध्याय। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की ताल जो हैं आपके सिलेबस में है। उनको करने से पहले हम समझते हैं जो हमारा टॉपिक है ताल। ताल होता क्या है? ठीक है, तो उसका मीनिंग हम समझते हैं। संगीत का मुख्य उद्देश्य आनंद की सृष्टि करना है। जैसा कि आपको मालूम है, इसका क्या मतलब है कि संगीत का उद्देश्य है आनंद की सृष्टि करने का। से तात्पर्य यह है कि बच्चों कि संगीत जब हम सुनते हैं हम उल्लास से भर जाते हैं। दूसरी बात, कई बार हमारा मन उदास होता है तो हम अपनी मनपसंद का संगीत सुनते हैं तो हमारा माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है, हमारा मन खुश हो जाता है। ठीक है, तो संगीत एक ऐसा क्षेत्र है मतलब कि जिससे हमें खुशी मिलती है। संगीत आपको मालूम है तीनों चीजें इसके अंदर आती हैं। कौन सा? नृत्य, वादन एंड गायन। तो जिसको जो पसंद है वो अपने हिसाब से संगीत के उसी क्षेत्र में अपना योगदान भी देता है और सुनता भी है। ठीक है, तो क्या है, तीनों चीजों की जो कलाकारी है उससे मिलकर संगीत बनता है और वही संगीत हमारे जीवन को आनंदित करता है। लय जहाँ स्वर को सुसज्जित करके संगीत के क्षेत्र में प्रवेश करवाती है, वहाँ अपने आप को एक चक्र में बांध लेती है। कहने का मतलब है कि जो लय है, लयकारियां होती हैं, संगीत तालबद्ध होता है। ठीक है ना, आप सुनते हो कई बार आप कोई संगीत सुनते हैं या कोई व्यक्ति गा रहा है जिसको गाना नहीं आता लेकिन उसको शौक है तो वो बेताला होता है। तो ठीक है, तो संगीत में ताल का मुख्य मतलब भूमिका है। तो कहने का मतलब है संगीत ताल में जहाँ लय जो है स्वर को सुसज्जित करती है, स्वर को बांधती है एक इकाई में और संगीत के क्षेत्र में प्रवेश करवाती है, तो उसको अपने आप को एक चक्र में बांध लेती है, जिससे एक मापक यंत्र का रूप धारण करते हैं जिसे हम ताल कहते हैं। तो वो पूरा एक अच्छा सा यंत्र, सुसज्जित यंत्र बन जाता है। मापक यंत्र मीन्स कि मापने का, मेजरमेंट का यंत्र एक बन जाता है इंस्ट्रूमेंट, उसी को हम ताल कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ताल को क्या कहते हैं? विभिन्न मात्राओं की समान इकाई को ताल कहते हैं। कि ताल के अंदर इकाइयां होती है तो विविध मात्राओं की जो समान इकाई होती है उसको ताल कहते हैं। मात्राओं को नापने के लिए ताल का प्रयोग किया जाता है। लय से मात्रा और मात्रा से लय बनती है। मीन्स की लय से मात्रा और मात्रा से लय बनती है कि जो लयकारियां होती है उनके अंदर मात्राओं का होना जरूरी है और मात्राओं में लय का होना भी जरूरी है, ये बताया गया है इसमें। इसी तरीके से भारत की जो हमारा जो भारत है, देश है, उसकी जो प्राचीन विचारधाराएं हैं उसके अंदर लोगों को लेकर काफी अलग अलग मत है। कि कुछ ने कहा है कि ताल का सीधा संबंध देवी देवताओं से होता है, तो उसमें सबसे पहले उन्होंने शिव जी भगवान जी को जोड़ा है। ठीक है, उनका कहा जाता है कि शिव जी के डमरू, शिव जी भगवान का जो डमरू है जब वो बजाते हैं, जो उसकी डिम डिम होती है, उस डिम डिम से ताल की उत्पत्ति सबसे पहले शिव जी भगवान के द्वारा ही की गई। ठीक है, एक तो ये मत हुआ। दूसरा मत, ताल मंजरी के अंदर दूसरा मत देखने को मिलता है, शिव जी भगवान तांडव नृत्य करते हैं, तो शिव जी भगवान के तांडव नृत्य से ता और पार्वती माता के लास्य नृत्य से ल, ठीक है, लिया गया है। तो इस प्रकार ताल बनता है। ठीक है, शिव जी भगवान के तांडव नृत्य से ता और पार्वती माता के लास्य नृत्य से ला लेकर मिलाकर ताल की उत्पत्ति की गई है, ऐसा ताल मंजरी में बोला गया है। तो कहने का मतलब है कुछ लोग शिव जी भगवान की डमरू की डिम डिम से जो उत्पत्ति हुई है उसको ताल कहते हैं और कुछ नृत्यों के द्वारा ता और ला के समावेश से ताल का बनना मानते हैं। ठीक है, अब क्या है, भरत मुनि के अनुसार जिस प्रकार भाषा में व्याकरण की जरूरत होती है, ठीक है, चाहे वो हिंदी की भाषा है चाहे वो इंग्लिश की भाषा है, तो व्याकरण मीन्स ग्रामर की जरूरत होती है, तो भाषा में व्याकरण की जरूरत होती है। उसी तरीके से संगीत में ताल की जरूरत होती है।
भाषा से जैसे भाषा में व्याकरण की सख्त जरूरत है, उसी तरीके से संगीत में ताल की भी जरूरत अत्यधिक मात्रा में होती है। इसका मतलब ये है। दूसरा, गाने बजाने और नृत्य तीनों को मिलाकर, तीनों को मिलाने से ताल की शोभा बढ़ती है, ताल की शोभा बनती है। ताल जो है तल धातु से बना है। ताल जो है, कुछ लोगों का, आप डेफिनेशंस पे आ जाइए। जैसे शुरू में तो आपने भारत की प्राचीन विचारधाराओं के द्वारा पता किया है कि ताल कैसे बनी है। अब क्या कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है जो तल धातु है उससे ताल का निर्माण हुआ है। संगीत रत्नाकर के अनुसार गीत, नृत्य और वाद्य तीनों प्रतिष्ठित होते हैं संगीत के अंदर। मीन्स की गीत का होना, गायन का होना, वाद्य मीन्स वाद्य यंत्रों का होना, नृत्य मीन्स डांस का होना, ये तीनों संगीत के अंदर प्रतिष्ठित होते हैं। और प्रतिष्ठा का अर्थ होता है व्यवस्थित करना, आधार देना और स्थिरता प्रदान करना। इसमें प्रतिष्ठा का अर्थ माना गया है कि किसी भी चीज को सुव्यवस्थित तरीके से सजाना, उसको उसका आधार बेस देना और स्थिरता प्रदान करना, यही ताल कहलाता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया आपको? हाँ, तो बच्चों उसके आगे अब हम देखते हैं तबला, पखावज आदि वाद्य यंत्रों से जब हम कोई चीज भी बजाते हैं तो उसके साथ संगीत के समय को जब नापा जाता है तो हमें एक विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, एक विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब ये है, वास्तव में जो ताल है संगीत का मुख्य आधार है। संगीत की जो मुख्य इमारत है वो ताल के ऊपर ही खड़ी की गई है। जैसे किसी इमारत को बनाने के लिए नींव बनाई जाती है, तो इसी तरीके से किसी संगीत का निर्माण करने के लिए जो ताल है उसकी अहम मुख्य भूमिका होती है। ये कहने का मतलब है। तो ताल पर ही संगीत की इमारत खड़ी हुई है। संगीत रूपी राज्य को शासित करने के लिए ताल रूपी शासक का होना अति आवश्यक है। मीन्स कि अगर संगीत का हम साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं तो उसको शासित करने के लिए जो एक शासक की जरूरत है वो ताल होती है। इससे राग का सौंदर्य भी बढ़ता है। आपने राग भी पढ़े हुए हैं, मैंने पढ़ाए हुए, लेकिन चलो वो नेक्स्ट टाइम आगे टॉपिक देखेंगे। तो जो राग की सुंदरता है वो भी ताल के ऊपर ही निर्भर करती है। ताल अनेक प्रकार की होती है और अलग अलग गीतों में अलग अलग प्रकार की ताल प्रयोग की जाती है। जैसे रूपक ताल है, तिलवाड़ा है, धमार है, दीपचंदी ताल है, काफी तरह की तालें हैं और अलग अलग गीतों में उनका प्रयोग होता है। जैसे दीपचंदी को हम ठुमरी ताल में प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है ताल से संबंधित पारिभाषिक शब्द। कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्द हैं जो ताल में अहम भूमिका निभाते हैं। तो उसमें सबसे पहले बच्चों आ जाता है बोल। वाद्यों पर जब हम कोई भी ताल हम बजाते हैं तो उन्हें दिखाने के लिए कुछ शब्द बजाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें बोल कहते हैं। कहने के लिए का मतलब है कि जब भी किसी इंस्ट्रूमेंट पर ताल को बजाया जाता है तो उसको दिखाने के लिए कुछ बोल बनाए हुए होते हैं, कुछ शब्द होते हैं जिनको हम बोल कहते हैं। जैसे धा, धीना, धा, तीना, इस तरीके से ताल के कुछ बोल होते हैं। नेक्स्ट आता है आवर्ती। आवर्ती का मतलब होता है दोहराना, ठीक है, किसी भी शब्द को दोहराना। तो जब ताल के बोल को हम एक ही बार बजाते और गाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, तब वह एक आवर्ती कहलाती है, ठीक है। किसी भी ताल के बोल, जैसे अब ये है धा, धीना, धा, तीना, हमने एक बार बोला तो ये एक आवर्ती हुई। लेकिन जब हम उसी बोल को दोबारा फिर बोलते हैं, ठीक है, रिपीटिशन करते हैं, रिपीट करते हैं, तो वो क्या होगी, दूसरी आवर्ती कहलाती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अर्थात सम से सम तक ताल को जितनी बार दोहराया जाएगा, सम से सम तक ताल को जितनी बार दोहराया जाएगा वह उसकी आवर्ती कहलाती है, ठीक है, उसकी आवर्तियां कही जाएंगी। कोई इसे आवर्तन कहता है और कोई इसे आवर्तक भी कहता है। नेक्स्ट आ जाता है ठेका। थर्ड पॉइंट है ठेका। ताल बजाने को ठेका कहते हैं।
जब भी कोई ताल बजाई जाती है उसके बोलों को बजाया जाता है, उसके बोलों को गाया जाता है, तो वो ठेका कहलाता है। अर्थात तबला या मृदंग या अन्य किसी इंस्ट्रूमेंट पर, मेन तो क्या है, तबले पे बजाई जाने वाली तालें होती है सारी, और मृदंग, इसके ऊपर कोई निश्चित बोलों को निश्चित समय पर, ठीक है, निश्चित बोलों को बजाने को ठेका कहते हैं। जैसे ताल दादरा में, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, ताल दादरा है, उसकी 6 मात्राएं होती है और उसमें 2 विभाग होते हैं। तो हम उन 6 मात्राओं को बजाएं और 2 विभाग उसके अंदर होते हैं। तो उसकी पहली मात्रा पर सम मतलब पहली ताली और उसकी चौथी मात्रा खाली होती है। तो इस तरीके से ये इस मतलब बनाने को हम ठेका कहते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है हमारा विभाग। प्रत्येक ताल में बोल ही छोटी छोटी विभिन्न मात्राओं के भागों में बटे हुए होते हैं, जिसको विभाग कहते हैं। अलग अलग तालों के अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में झप ताल में 4 विभाग होते हैं, सूल ताल में 5 विभाग होते हैं, 3 ताल में 4 विभाग होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर ताल के बोल विभिन्न भागों में बटे हुए होते हैं, जिसको विभाग कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सम। सम जहां से ताल शुरू किया जाता है उसे सम कहते हैं, ठीक है, ये तो आपको भी मालूम है। सम हमेशा ताल की पहली मात्रा पर होता है। सम दिखाने के लिए हम किसका, क्रॉस का, इसका क्रॉस का, इस तरीके से सम दिखाने के लिए हम क्रॉस का निशान दिखाते हैं। ताल में गायन और वादन करते समय सम पर बार बार मिलाते हैं, जिससे उसके बोलों में सुंदरता आती है, जिससे राग में भी सुंदरता आती है। कहने का मतलब ये है कि पहली मात्रा पर सम होता है जहाँ से ताल शुरू किया जाता है, और सम पहली मात्रा पर होता है। और अगर हम कोई गायन वादन कर रहे हैं तो बार बार हम सम पर आकर उसको मिलाते हैं, तो उस राग की सुंदरता बढ़ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ताल कहरवा का सम, ये आपको दिखाया हुआ है। ताल कहरवा में आपको मालूम है 8 मात्राएं होती है, 2 विभाग होते हैं 4-4 मात्राओं के, 1 2 3 4, 1 2 3 4। उसके बोल होते हैं धा गे ना ती ना के ती धीना, ठीक है, ये इसके बोल होते हैं। तो सम क्या है पहली मात्रा पर, तो ये हमने सम पहली मात्रा पर क्रॉस की फॉर्म में दिखाया हुआ है, और उसकी 5वीं मात्रा खाली होती है, तो ये खाली का चिन्ह दिखाया हुआ है, ये भी आगे आ रहा है, ठीक है। तो सम को हम इस तरीके से दिखाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ताली अथवा भरी, ठीक है, ये तो सम हो गया, पहली ताली जिसको कहते हैं, तो उसको हम क्रॉस के थ्रू हम दिखाते हैं। उसके बाद कई में और भी ताली होती है, तो ताली अथवा भरी। सम के अतिरिक्त ताल के मुख्य विभागों की प्रथम मात्रा पर जब ताली की जाती है तो उसे ताली की जाती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि सम के अतिरिक्त ताल में कुछ अन्य विभाग की पहली मात्रा है कोई सी मात्रा पर जहाँ पर थाप देने का स्वर आता है, जब थाप देनी होती है उसको हम ताली कहते हैं। जैसे 3 ताल में 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली आती है, ठीक है, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली आती है और पहली मात्रा पर सम आती है, इसकी 9वीं मात्रा खाली होती है, ठीक है। तो पहली पे सम हो गया 3 ताल में, 5वीं और 13वीं पे ताली हो गई। तो कहने का ये मतलब है कि जब नेक्स्ट बोल पर थाप दी जाती है तो वो ताली या भरी कहलाई जाती है। इसके बाद आ जाते हैं खाली। जब किसी ताल में विभाग पर जहाँ सम या ताली नहीं की जाती है, ठीक है, तो और हाथ हिलाकर, हवा में हाथ हिलाकर मात्रा का एहसास करवाया जाता है, मात्रा दिखाई जाती है, तो उसे हम खाली कहते हैं। इसको स्वर लिपि में 0 इस तरीके से, ये 0 के साइन के द्वारा दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 3 ताल में 9वीं मात्रा खाली होती है। अब आपने पढ़ा था 3 ताल के 4 विभाग होते हैं, तो पहली मात्रा पे सम, 5वीं और 13वीं मात्रा पर ताली, और 9वीं मात्रा इसकी खाली होती है। तो इस तरीके से हम खाली दिखाते हैं। तो बच्चों ये आपका पूरा ताल का टॉपिक है, ठीक है, जिसको आप, मैंने हर चीज ताल में क्या क्या चीजें इस्तेमाल की जाती है प्रॉपरली आपको समझा दी है, पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दी है।
तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। तो फिर जब हम विभिन्न प्रकार की ताले करेंगे तो आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो ओके बच्चों, बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।